बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 4 और टास्क है जी मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क कहते हैं जब किसी जिस्म में रोटेशंस क्रिएट हो जाना, मींस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का टर्न हो जाना। जब हम किसी जिस्म में फोर्स अप्लाई करें वो बॉडी मूव कर जाए रोटेशन की तरफ, वो बॉडी मूव कर जाए एज अ रोटेट, तो उसे हम कहते हैं जी टॉर्क। फॉर एग्जांपल बाय पुशिंग या पुलिंग का डोर ओपन या क्लोज, डोर की जो मूवमेंट होगी आप देखेंगे वो रोटेट करेगी अपने एक्सिस के गिर्द, उसे हम क्या कहते हैं जी टॉर्क। उसे हम क्या कहते हैं जी टॉर्क। यूं डिफाइन किया जा सकता है टॉर्क को जी, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसको यूं द टर्निंग इफेक्ट ऑफ, यानी किसी जिस्म में फोर्स अप्लाई करें और जिस्म रोटेट टर्न कर जाए, मूवमेंट चेंज कर जाए अपने टर्न की तरफ, तो उसे हम क्या कहते हैं जी टॉर्क कहते हैं। टॉर्क के लिए कुछ पॉइंट्स है जिसका डिस्कस करना लाजमी है, कंपल्सरी है। फॉर एग्जांपल इसका पहला पॉइंट है रिजिड बॉडी। व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी मीन्स सॉलिड बॉडी। रिजिड मैंने होती है सॉलिड बॉडी, सॉलिड। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी जिस्म में फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम किसी जिस्म में फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें कोई डिफॉर्मिंग क्रिएट ना हो जाए, उसकी पोजीशन चेंज ना हो, उसे हम कहते हैं जी रिजिड बॉडी। फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई बॉडी ली है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं फॉर्म लेता हूँ तो उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करता हूँ वो तो नीचे की तरफ दब जाता है, उसकी चेंज हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो वो रिजिड बॉडी नहीं कहलाती। रिजिड बॉडी ऐसी होती है जिसका डिस्टेंस, पार्टिकल का डिस्टेंस जो होता है, इनके अंदर जो ये डिस्टेंस होते हैं वो चेंज नहीं होते, उससे हम कहते हैं जी रिजिड बॉडी यानी सॉलिड बॉडी। फॉर एग्जाम्पल एक दरवाजा, डोर है, ठीक हो गया, ठीक हो। तो इसकी रिजिड बॉडी क्या है जी, जो डोर है ये पूरा रिजिड बॉडी कहलाएगा, क्योंकि ये बॉडी सॉलिड है और जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे टर्निंग इफेक्ट के लिए तो क्या होगा, इसमें कोई डिफॉर्म क्रिएट नहीं होगी, कोई भी पोजीशन यानी इसकी शेप्स चेंज नहीं होगी, उसे हम कहते हैं जी रिजिड बॉडी। इसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करूँगा, मिसाल के तौर पर ब्रिक, जब ब्रिक के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी कोई भी शेप चेंज नहीं करती, उसको हम क्या देते थे, हमारे पास ये रिजिड बॉडी कहलाती है। इसको यूँ डिफाइन करते हैं, बॉडी कंपोज अ लार्ज या स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हो सकता है कि बहुत बड़ी हो सकता है ये बहुत छोटी हो, लेकिन ऑल पेयर पार्टिकल डज नॉट चेंज अप्लाइंग फोर्स, लेकिन इनके पार्टिकल्स मूवमेंट चेंज ना करें तो हम इन्हें क्या कहते हैं जी रिजिड बॉडी कहते हैं। और अब नंबर 2 पे आता है जी एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस के नाम से जाहिर है ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से बॉडी ने मूव करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ दरवाजे को मैंने फोर्स अप्लाई किया, खींचा दरवाजे, तो क्या होगा जी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ क्रिएट होगा, जिसकी वजह से पता चलेगा कि डोर मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ऐसा पॉइंट वेयर आप फोर्स अप्लाई देन बॉडी मूव, तो ऐसा पॉइंट जहाँ से हमें पता चला कि यहाँ से इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल मार्कल है, मार्कल के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये रोटेट करेगा, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसका सेंटर। तो इसको ये यू डिफाइन किया जाता है जी, मार्क कंसीडर अ रिजिड बॉडी, ऐसी रिजिड बॉडी जो एक लाइन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं जी, हमारे पास इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो हमारे पास आता है। उन्होंने एक स्पैनर की एग्जाम्पल ली है, ठीक हो गया, ये बोल्ट है हमारे पास, ठीक हो गया, ये उन्होंने स्पैनर की एग्जांपल लिया। या उन्होंने 2 चीज़ों को बताया जी, स्पैनर हमारा रिजिड बॉडी कहलाता है क्योंकि हमने इधर फोर्स अप्लाई करनी है, ये इधर फोर्स अप्लाई करेंगे
तो क्या होगा, हमारे पास स्पैनर मूवमेंट करेगा, एक टॉर्क क्रिएट करेगा, टॉर्क क्रिएट करेगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशंस क्रिएट होगा। हमारे पास एक्सिस रोटेशन क्या होगा, यहाँ से बॉडी ने क्या करना है जी, मूव करना है। बोल्ट्स ने या तो टाइट होना है या लूज होना है, वो कहाँ से होना है, ये, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशंस यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया। अगला पॉइंट आता है जी हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। इसका थर्ड पॉइंट जिसके ऊपर टास्क डिपेंड करेगा, लाइन ऑफ अ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, हमने टार्क प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स अप्लाई की, और ऐसा पॉइंट, अ पॉइंट वेयर फोर्स अप्लाइड, ऐसा पॉइंट जहां फोर्स अप्लाई की जाती है उससे कहते हैं लाइन ऑफ अ एक्शन ऑफ अ फोर्स। मिसाल के तौर पर हमने डॉट्स को ओपन या क्लोज करना है तो उसकी फोर्स कहाँ अप्लाई करते हैं हम, उसके हैंडल्स के ऊपर, जो हैंडल्स होते हैं उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहाँ क्या क्रिएट होगा, हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। इसी तरह ही मैंने स्पैनर्स की एग्जांपल लिया, तो स्पैनर्स को नट को बोल्ट टाइट किया, हमने क्या करना है जी, लूज़ करने के लिए एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो मैंने वो फोर्स कहाँ अप्लाई की थी, इस पॉइंट पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। तो यहाँ मैंने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स क्रिएट कर दी। अब इसका चौथा पॉइंट है जी हमारे पास मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म कहाँ होता है, जहाँ डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो जाए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशंस के दरमियान। जब डिस्टेंस हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाए, ये देखिए, ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जब दोनों क्रिएट हो रहे हैं और दोनों का डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो जाए, ये चीज़ हो रही है हमारे पास, तो इधर क्या हम कहते हैं, जिसको कहते हैं जी मूवमेंट आर्म। ठीक हो गया। इसको यूं डिफाइन कर रहे हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशंस एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। देन हमारे पास क्या क्रिएट होगा, देन हम क्या कहेंगे उससे, मूवमेंट ऑफ आर्म। तो हम टार्क की बात कर रहे थे, टार्क के लिए 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर दिए। पहला रिजिड बॉडी होनी चाहिए, नंबर 2 पे हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्रिएट होनी चाहिए, नंबर 3 पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स होना चाहिए, और नंबर 4 पे हमारे पास मूवमेंट आर्म होना चाहिए। तो ये टार्क को क्रिएट करने में ईजी हेल्प आउट होते हैं। टार्क का फार्मूला और यूनिट्स देख लेते हैं। टॉर्क, इसको डिफाइन किया था, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, टार्क क्रिएट करने के लिए फोर्स के ऊपर डिपेंड होता है, यानी फोर्स अप्लाई होता है, और मूवमेंट आर्म क्रिएट होना चाहिए, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। एफ के कहते हैं जी अप्लाइड फोर्स है, और एल क्या है जी हमारे पास, मूवमेंट आर्म है। यहाँ एल को, मूवमेंट आर्म को एल से भी डिनोट किया जाता है और मूवमेंट आर्म को आर से भी डिनोट किया जा सकता है। यानी टॉर्क से 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक अप्लाइड फोर्स पे और नंबर 2 पे मूवमेंट आर्म पे अप्लाई किया जाता है। और इसका यूनिट, इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर। न्यूटन फोर्स का यूनिट है और लेंथ का यूनिट क्या होता है जी, मीटर होता है। आगे आता है प्रिंसिपल ऑफ
मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम क्या होता है? जब बॉडी की दोनों तरफ लगाया गया टॉर्क हमारे पास बैलेंस्ड हो जाए, इक्वल हो जाए, उसे कहते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। जब जिस्म के ऊपर लगाया गया टॉर्क फोर्स बोथ साइड इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं जी? हमारे पास वो कहलाती है जी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कहलाती है। तो प्रिंसिपल मोमेंटम के लिए कहते हैं द बॉडी बैलेंस, कहते हैं बॉडी इज बैलेंस ठीक हो गया व्हेन क्लॉकवाइज मूवमेंट is equal to the anti-clockwise movement। द बॉडी इज बैलेंस, बॉडी कब बैलेंस होगी? जब क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी क्लॉकवाइज लगाई गई फोर्स बैलेंस्ड हो जाए, इक्वल हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज लगाई गई मूवमेंट के बराबर हो जाए। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? जब हम नट्स को बोल्ट को क्या करते हैं? टाइट करते हैं तो हम उसे क्लॉकवाइज इस साइड की तरफ यानी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। और इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? जब इसके इन्वर्स उल्टा हम नट्स को जब ओपन करते हैं, लूज करते हैं नट्स को, तो तब लगाई गई फोर्स को क्या कहते हैं जी? हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल हो जाए यानी नट को टाइट करने वाली फोर्स और नट को लूज करने वाली फोर्स दोनों इक्वल हो जाए, दोनों की मकदार, दोनों की क्वांटिटी, दोनों की लगाई गई फोर्स, अप्लाइड फोर्स इक्वल आ जाए, तो वो क्या कहते हैं जी? वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कहलाते हैं, जिनको उन्होंने यूं डिफाइन किया, बॉडी इज बैलेंस इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज, इफ द when the clockwise equal to the sum of clockwise and anti-clockwise both are equal applied acting on it। तो इसको हम क्या कहते हैं जी? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कहते हैं। अगला आता है जी सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को यूं डिफाइन करते हैं जी हमारे पास, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड इट्स कोर्स, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड इट्स कोर्स आ बॉडी मूव विदाउट रोटेशंस। जब किसी जिस्म, किसी मास, ऐसा मास का ऐसा सेंटर जब हम बॉडी के ऊपर मास लगाएं तो वो रोटेट ना करे, बॉडी सीधी हमारे पास मूवमेंट तो आ जाए उसकी, लेकिन स्ट्रेट। मिसाल के तौर पर ये बोर्ड मार्कर है, ठीक हो गया, इसके ऐसे हिस्से पे मैं फोर्स लगाऊंगा, बॉडी मूव, इस हिस्से पे बोर्ड लगाऊंगा तो ये मूवमेंट रोटेट करेगी, इधर लगाऊंगा तो बॉडी रोटेट करेगी। जबकि इसके ऐसा पॉइंट्स, इसका सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट जिधर फोर्स लगाऊंगा तो ये रोटेट नहीं करेगी, स्ट्रेट मूवमेंट करे, तो उसको क्या कहते हैं जी? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने इस चीज़ के, जिसे डम्बल भी कहते हैं, उठाने के लिए उस तरह की एक बनाया हुआ शेप हमारे पास। अब देखें इसके मैं इधर फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये नीचे की तरफ, इधर की तरफ मूव कर लेगा। अगर मैं इधर फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये इस तरफ मूव कर लेगा। जब मैं इधर फोर्स अप्लाई करूँगा तो वो क्या करेगा? सारी चीज़ की चीज़ स्ट्रेट मूवमेंट करेगी। ठीक हो गया। ऐसी मूवमेंट को कहते हैं जी सेंटर ऑफ मास। इसको डिफाइन यूँ किया जाता है, जब सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, एक सिस्टम का ऐसा सेंटर जब अप्लाइड फोर्स की जाए तो बॉडी विदाउट रोटेट मूव करे, बॉडी विदाउट रोटेट मूव करे, उसे कहते हैं जी सेंटर ऑफ मास। उसके बाद आता है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे बॉडी ने बैलेंस करना होता है अपने आप को, खुद को बॉडी ने बैलेंस करना होता है। पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द
mass act vertically downward. फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है, हमें पता है कोई भी जिस्म हो उसके मास, उसकी पोजीशन हमेशा डाउनवर्ड नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है। तो इसका ऐसा पॉइंट जहाँ बॉडी ने बैलेंस करना होता है, अपने मिसाल के तौर पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इसने जहाँ बैलेंस हो जाना है, जिस पॉइंट्स पे इसने बैलेंस हो जाना है वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा, जिसको यूँ डिफाइन करते हैं पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपेयर एक्ट्स वर्टिकल डाउनवर्ड, जिसका सारा का सारा वज़न नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ आ जाए, और देयर डाउनवर्ड इस काल क्या कहलाता है जी, हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ठीक हो गया, जिससे हमारे पास उसके बाद आता है जी कपल। व्हाट इज़ अ कपल? कहते हैं कपल इज़ अ फॉर्म, कपल तब क्रिएट होगा जब किसी जिस्म में लन लाइक पैरेलल फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। जब कपल तब पैदा होगा जब अनलाइक पैरेलल फोर्स क्रिएट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर स्टीयरिंग व्हील है, एक फोर्स इधर की तरफ जाएगी और दूसरी फोर्स इसके इनवर्ट्स वापस आएगी, तो इससे क्या कहते हैं जी, अनलाइक पैरेलल फोर्स, जिसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हमें नज़र आ जाए, जिसकी हमें ऑपोजिट डायरेक्शन नज़र आ जाए। ये स्टीयरिंग व्हील इसकी एग्जांपल है। इसमें होता क्या है जी, कपल में स्टीयरिंग व्हील क्या होता है जी, हमारे पास जब एक तरफ फोर्स लगाई जाती है तो दूसरी तरफ क्या होता है जी, उसके इनवर्ट्स भी हमारे पास एक फोर्स खुद ब खुद क्रिएट होती है, उससे कहते हैं जी कपल्स फोर्स क्रिएट होगी, कपल क्रिएट हो गया, जिसमें अनलाइक पैरेलल फोर्स क्रिएट होती है हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। मिसाल के तौर पर अगर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है एक तरफ घुमाने के लिए, तो हमें वापस भी उतनी ही न्यूटन से वापस फोर्स भी सेम मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन उनकी लाइन सेम नहीं होगी, उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी। उसे हम क्या कहते हैं जी, कपल फोर्स कहते हैं, जिसको स्टीयरिंग व्हील कहा जाता है। अ कपल इज फॉर्म, कपल कब क्रिएट होगा, जब हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्स क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन बट ऑपोजिट लाइन ऑन इट, दिस इज कॉल्ड कपल। स्टीयरिंग व्हील में आप देखेंगे सेम एज इट इज़ होता है। यहाँ हमारे पास किसी नट को जब टाइट करते हैं तो हमारे पास स्पैनर को घुमाने के लिए क्या करते हैं जी, हमारे पास एक डबल नट्स होते हैं। स्पैनर को घुमाने के लिए जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसी फोर्स से वो स्पैनर को आपस की तरफ भी लेके आता है, उससे क्या कहते हैं जी, हम कपल कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह खैरा।